तो क्या हाल चाल है मेरे लाडलो। मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए नेशनलिज्म इन इंडिया के फर्रे लेकर के। तो जी हां, जब बात आ रही है नेशनलिज्म इन इंडिया की तो क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। एग्जाम के अंदर यहां से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एक्सक्लूडिंग द मैप वर्क। तो यहां पर अगर वेटेज वाइज समझें तो यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं मेक श्योर करता हूं कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की। तो जब बात आती है इस चैप्टर की तो देखिए हुआ क्या कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद की शुरुआत 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान हमें देखने को मिली और धीरे धीरे करके चीजें काफी ज्यादा इंटेंस होने लगी और हम देखते हैं कि 1880s में भारत के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज का, पॉलिटिकल पार्टीज का राइज हमें होता हुआ देखने को मिला। कहानी की शुरुआत आपकी किताब में, आपकी बुक में कहां से होती है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। तो 1914 से 18 के दौरान हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें होता हुआ देखने को मिला और इस वॉर ने पूरे के पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया काफी सारे नए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्रिएट कर दिए। जैसे कि अंग्रेजों ने जबरदस्ती लोगों को आर्मी के अंदर रिक्रूट करा, जिसकी वजह से रूरल एरियाज के अंदर लोगों के मन में बहुत ज्यादा डिसकंटेंट, बहुत ज्यादा गुस्सा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि भैया वॉर के दौरान डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए भारत के अंदर कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज करा गया, इनकम टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करे गए। इसके अलावा भारत के अंदर फूड शॉर्टेज हमें काफी ज्यादा जगहों पर देखने को मिली, जिस कारण से फेमाइन यानी कि काफी सारे लोग फूड की शॉर्टेज की वजह से मारे गए, स्पेशली इन द एरियाज अराउंड बंगाल। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि फूड ग्रेन्स के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए और बहुत ज्यादा महंगाई हमें भारत के अंदर होती हुई देखने को मिली। इन सब चीजों ने भारत के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और ज्यादा मजबूत कर दिया। लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और ज्यादा रिसेंटमेंट हमें यहां पर देखने को मिला। आगे की कहानी की अगर हम देखें तो इसी बीच जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं और अपने साथ सत्याग्रह का एक नया आइडिया लेकर के आते हैं। जब बात आती है सत्याग्रह की तो यहां पर गांधी जी ने सच्चाई और नॉन वायलेंस का रास्ते पर चल करके जो ऑपरेसर है, जो व्यक्ति हमारे खिलाफ काम कर रहा है, उसकी अंतरात्मा को आवाज देने की बात कही। तो गांधी जी ने सत्याग्रह के थ्रू क्या कहा कि भैया सच्चाई के रास्ते पर चलो, नॉन वायलेंस का सहारा लेकर के, और जो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर एक तरीके से अत्याचार कर रहा है तुम उसकी आत्मा को ललकारो। तो हम देखते हैं कि अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह हमें होता हुआ देखने को मिला इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। दूसरा सत्याग्रह हमें खेड़ा के अंदर देखने को मिला 1917-18 के दौरान, जहां पर बैड हार्वेस्ट की वजह से एक तरीके से किसानों की फसल खराब हो गई थी, क्रॉप फेलियर की वजह से किसान रेंट नहीं देना चाहते थे, रेवेन्यू नहीं देना चाहते थे। तो गांधी जी ने खेड़ा के अंदर मीडिएट करा और किसानों की डिमांड को मनवाया गया। 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह हमें होता हुआ देखने को मिला, जहां पर कॉटन मिल वर्कर्स अपने प्लेग बोनस और वेजेस इंक्रीज के लेकर के यहां पर आवाज उठा रहे थे। तो गांधी जी यहां पर भी मीडिएट करते हैं और जो यहां पर कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके अधिकारों को एक तरीके से सुनिश्चित किया जाता है, उनकी डिमांड्स को मनवाया जाता है। तो हम कहते हैं कि भैया गांधी जी के पहले ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्याग्रह भारत के अंदर हमें होते हुए देखने को मिले और इन तीनों सत्याग्रह ने गांधी जी को भारत के अंदर एक लीडर के तौर पर एक तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करा। इसके बाद कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आता है, कब भैया? मार्च 1919 में अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन से बहुत बड़े बड़े वादे करे थे कि भैया वॉर खत्म होते ही हम आपको पॉलिटिकल पावर्स दे देंगे, हम आपके अधिकारों की बात करेंगे। बट हुआ उसके एकदम विपरीत। मार्च 1919 में अंग्रेजी हुकूमत ने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट को पास कर दिया और इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर्स दे दी इंडिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उनको सप्रेस करने की। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडियन को जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है या अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, दैट टू विदाउट एनी ट्रायल, यानी कि ना कोर्ट ना कचहरी, सीधा 2 साल के लिए जेल। आगे की तरफ क्या हुआ कि गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह शुरू करा 6 अप्रैल 1919 को। तो अलग अलग जगहों पे गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा होने को कहा कि भैया आओ, हड़ताल करो, स्ट्राइक पर जाओ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाओ, इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाओ। तो गांधी जी का पहला नेशन वाइड सत्याग्रह हमें रॉलेट सत्याग्रह यहां पर देखने को मिला।
अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी का फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह कौन था, तो वो रॉलेट सत्याग्रह था। ये याद रखना, क्योंकि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा रीजनल सत्याग्रह थे, बट नेशन वाइड सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने जगह जगह पर मार्शल लॉ लगा दिया, यानी कि आर्मी के खिलाफ, आर्मी के हवाले लॉ एंड ऑर्डर कर दिया गया, और अमृतसर के अंदर भी यही हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। हर त्योहार के तरीके से लोग, हर साल के तरीके से लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का त्योहार मना रहे थे। बट वहां पर जनरल डायर ने क्या करा, जितने भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स थे जलियांवाला बाग के, वहां पर अपनी आर्मी को खड़ा कर दिया और भारतीयों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी गई, और इस मैसेकर के अंदर काफी सारे लोग मारे गए। और हम देखते हैं कि जनरल डायर का या अंग्रेजी हुकूमत का यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडियंस के मन में एक तरीके से डर पैदा करना अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया, और समझ गए कि भैया अगर अंग्रेजी हुकूमत को झुकाना है तो जरूरी है एक मास मूवमेंट की, जहां पर हजारों और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आए। तो उसके लिए जरूरी था हिंदूज और मुस्लिम्स का यूनाइट होना, बट वो यूनिटी कहीं ना कहीं मिसिंग थी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज। अंग्रेजों ने इस तरीके से इंडियंस को डिवाइड कर दिया था कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो होता क्या है कि मार्च 1919 में ही हम देखते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑटोमन तुर्की जो सेंट्रल पावर्स का हिस्सा था, उसके ऊपर एक हार्श ट्रीटी साइन करी जाती है, और कहीं ना कहीं जो खलीफा ऑटोमन टर्की के लीडर थे उनके साथ बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन करा जाता है। तो जो खलीफा थे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी मुस्लिम्स की होली प्लेसेस हैं, या ये कहूं कि जितने भी मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उनके एक तरीके से स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर देखने को मिलते थे। तो मार्च 1919 में खलीफा की पावर्स के ध्यान में रखते हुए, खलीफा की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए इंडिया के अंदर भी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी अली ब्रदर्स ने बनाई। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 में, कहां पर भैया, बॉम्बे के अंदर यह कमेटी को बनाया गया ताकि खलीफा की जो पावर्स है उसके लिए आवाज उठाई जाए। और यहीं पर गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भैया मुस्लिम्स ऑलरेडी सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, और हम भी यहां पर क्या कर सकते हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ ला सकते हैं और एक ब्रॉड बेस मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता के अंदर सेशन हुआ, जहां पर गांधी जी ने खिलाफत इशू को सपोर्ट करने की बात कही अलॉन्ग विद द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। गांधी जी ने कहा कि भैया हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना होगा, और हम यहां पर अगर खिलाफत इशू को सपोर्ट करेंगे तो हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी हमें देखने को मिलेगी, जिसके कारण से एक ब्रॉड बेस मास मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है। तो दिसंबर 1920 में नागपुर के अंदर सेशन हुआ, जहां पर नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया, और हम देखते हैं कि 1921 के अंदर इंडिया के अलग अलग हिस्सों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हमें होती हुई देखने को मिली। इस मूवमेंट के अंदर हर किसी ने अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट करा। इस मूवमेंट का मेन उद्देश्य था स्वराज पाना, और जब स्वराज की बात आती है तो हर किसी के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था, क्योंकि लोगों की दिक्कत परेशानियां अलग अलग थी। तो हम क्या देखते हैं कि भैया टाउन्स के अंदर मिडिल क्लास लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस जाना छोड़ दिया, टीचर्स ने अपनी सर्विसेज देना छोड़ दिया स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस देना छोड़ दिया, जो इतने भी कोर्ट्स थे उनका एक तरीके से बहिष्कार करा गया, बॉयकॉट करा गया, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करा गया, लिकर शॉप्स के बाहर महिलाओं ने जाकर के धरने दिए, और हम क्या देखते हैं कि इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने भी फॉरेन गुड्स के अंदर व्यापार करने से, ट्रेड करने से मना कर दिया, जिस कारण से जो इंपोर्ट्स थे फॉरेन गुड्स के वो आधे हो गए इस पीरियड के दौरान, और साथ ही साथ स्वदेशी गुड्स को, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट और एक तरीके से प्रमोट करने का काम यहां पर किया गया। वहीं अगर हम कंट्री साइड की बात करें, गांव देहात की बात करें, तो वहां पर किसानों की दिक्कतें अलग थी। किसान जो हैं ज्यादा टैक्स, ज्यादा रेंट, ज्यादा रेवेन्यू से परेशान थे, और उन्होंने ताल्लुकदार, मनी लेंडर्स के खिलाफ यहां पर आवाज उठाई, जो एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के कौन थे भैया, रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो हम देखते हैं कि अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा को एस्टैब्लिश करा गया बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और कुछ लोगों के द्वारा। यहां पर इन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। कंट्री साइड के अंदर नाई धोबी सभा ऑर्गेनाइज करी गई, जहां पर जितने भी नाई थे, बाल काटने वाले, बार्बर्स, और जितने भी धोबी थे, वॉशरमैन,
उन्होंने कह दिया कि भैया हम जो है क्या करेंगे, हम इन जमींदार तालुकदार को अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। तो हर किसी ने इस मूवमेंट के अंदर अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट करा और स्वराज के लिए आवाज उठाई। ट्राइबल्स की अगर हम यहां पर बात करें तो आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स के अंदर मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट यहां पर चलाया गया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ आलूरी सीताराम राजू, जो महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, बट इन्होंने नॉन वायलेंस का थोड़ा सा यहां पर सहारा लिया। प्लांटेशंस की अगर हम यहां पर बात करें तो प्लांटेशन के अंदर वर्कर्स काफी ज्यादा परेशान थे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 की वजह से। इस एक्ट के कारण से क्या हुआ था कि जिन वर्कर्स को इंडिया के अलग अलग जगहों से लाया गया था प्लांटेशंस के अंदर काम करने के लिए, उनको स्लेव की तरीके से यहां पर रखा जा रहा था। वो अपने घर नहीं जा सकते थे, प्लांटेशंस के बाहर नहीं जा सकते थे। तो जब उन लोगों को भी पता लगा कि भैया इस तरीके से एक मूवमेंट चल रहा है महात्मा गांधी की लीडरशिप में, तो उनको लगा कि उनके गांव में जो उनकी जमीन उनसे छीन ली गई थी वो उन्हें वापस मिल जाएगी अब। तो प्लांटेशन वर्कर्स ने भी अपने प्लांटेशंस को छोड़ दिया, सड़कों पर उतर आए, बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर मूवमेंट के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट करा, स्वराज के लिए अपनी आवाज उठाई। हम क्या देखते हैं कि इसी बीच फरवरी 1922 तक मूवमेंट ठीक ठाक चल रहा था इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, बट चोरी चोरा गोरखपुर के पास एक गांव में क्या होता है कि सत्याग्रही और पुलिस वालों के बीच में एक झड़प हो जाती है, जिस कारण से ये मूवमेंट का जो पार्ट था ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। पुलिस वालों को यहां पर जला दिया जाता है अलॉन्ग विद देयर पुलिस स्टेशन, और यहीं पर चोरी चोरा इंसिडेंट के साथ ही गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, रोक देते हैं। अब यहां पर कांग्रेस के अंदर डिबेट होने लगी, चर्चा होने लगी कि भैया आगे क्या। जो कांग्रेस की यंग लीडरशिप थी वो चाहती थी कि मूवमेंट कंटिन्यू रहे, और कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप थी वो चाहती थी कि अब कांग्रेस चुनाव के अंदर उतरे, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करे। बट यंग लीडरशिप और एक तरीके से पुरानी लीडरशिप के बीच में एक डिस्प्यूट हमें यहां पर देखने को मिला, जिसका सॉल्यूशन क्या रहा कि भैया जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही बनाई गई, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी की लीडरशिप के अंदर, और यह पार्टी जो है क्या करती है, चुनाव के अंदर जाने का काम करती है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि लेट 1920s तक ये धीरे धीरे करके अलग अलग हिस्सों में लोगों को अवेयर करा गया ब्रिटिश हुकूमत की बैड प्रैक्टिसेस के खिलाफ, और इसी दौरान कई जगहों पर हमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी होती हुई देखने को मिली। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हम क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यहां पर एक पॉलिटिकल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी को भी बनाया गया। आगे चल करके होता क्या है कि भैया देखिए, जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंदर एक प्रोविजन था कि 10 साल के बाद इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी, और जिसको कायदे में 1929 में बनाया जाना था। बट 2 साल पहले ही 1927 के अंदर ब्रिटेन की टोरी गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को बना दिया, जिसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। दिसंबर 1927 के अंदर मद्रास का सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहां पर साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने की बात करी गई। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो लोगों ने गो बैक साइमन के नारे के साथ उसको ग्रीट करा। काहे? क्योंकि उसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इस कमीशन के अंदर किसी भी इंडियन मेंबर के ना होने की वजह से इस कमीशन को पूरी तरीके से बॉयकॉट करने का काम करा गया। अक्टूबर 1929 में साइमन कमीशन ने एक बहुत ही वेग प्रपोजल दिया कि ठीक है, इंडिया के अंदर डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, और आगे की चर्चाओं के लिए लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें होती हुई देखने को मिलेगी। बट ये डोमिनियन स्टेटस का जो एक ऑफर था बहुत ही खराब, बहुत ही वेग था, अनक्लियर था। तो इंडियंस क्या करते हैं कि दिसंबर 1929 में लाहौर के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है, जहां पर पूर्ण स्वराज की डिमांड करी जाती है कि भैया अपने को चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और हम देखते हैं कि अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पूर्ण स्वराज की डिमांड यहां पर करती है इस सेशन में, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस बनाने की बात करी जाती है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बात करी जाती है। बट गांधी जी को पता था कि भैया आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो हम क्या देखते हैं कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी इरविन को एक लेटर लिखते हैं 11 डिमांड्स का, जिसमें गांधी जी अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स थी उनको
ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते हैं कि आप हमारी ये 11 डिमांड्स एक्सेप्ट कर लो, अगर नहीं करोगे तो हम एक मूवमेंट शुरू कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जब इन डिमांड्स की बात आती है तो इन डिमांड्स में सबसे अलग और सबसे स्ट्रेंज डिमांड थी एबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ की जब मैं बात करता हूं तो ब्रिटिश हुकूमत ने सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अपने पास मोनोपोली रखी हुई थी, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट, ब्रिटिश हुकूमत के परमिशन के बिना कोई भी इंडिया में नमक नहीं बना सकता और ना ही बेच सकता, और इसके ऊपर अंग्रेज काफी ज्यादा टैक्स चार्ज करते थे और सॉल्ट बहुत ही महंगा था। तो गांधी जी यहां पर एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट लॉ की बात करते हैं, और ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर अब गांधी जी का मेन उद्देश्य था कि हमें एक ऐसा मूवमेंट शुरू करना है जहां पर हम ब्रिटिश लॉज को वायलेट करेंगे, अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को तोड़ेंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कॉपरेट ना करने की बात करी गई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कानूनों को तोड़ने की बात करी गई। तो हम क्या देखते हैं कि 11 मार्च तक का समय दिया गया कि भैया ये 11 डिमांड मान लो, अगर नहीं मानोगे तो हम एक तरीके से मूवमेंट कर देंगे। और 12 मार्च 1930 तक जब कोई डिमांड्स नहीं मानी जाती तो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ एक मूवमेंट शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचते हैं। इस मूवमेंट को सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च भी कहा जाता है। और 6 अप्रैल को डांडी पहुंच करके गांधी जी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, वायलेट करते हैं और नमक खुद यहां पर बनाते हैं, और इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हमें होती हुई देखने को मिलती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू करा इस मूवमेंट के अंदर। किसानों ने यहां पर रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, बिजनेस कम्युनिटीज ने भी बढ़ चढ़ करके इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करा, महिलाओं का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा इस मूवमेंट के अंदर हमें देखने को मिला। एंड विद द टाइम बीइंग, देखते ही देखते 90,000 से ज्यादा लोग यहां पर ब्रिटिश हुकूमत के अरेस्ट में थे, यानी कि लोगों को अरेस्ट करा गया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से। और हम देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत का एक तरीके से प्रेशर वाइसरॉय इरविन पर बढ़ने लगा, क्योंकि कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करा जो लंदन में हो चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बिजी थी। गांधी जी को भी मई 1930 में जेल में डाल दिया जाता है अरेस्ट करके, और वाइसरॉय इरविन पर प्रेशर पड़ने लगता है कि भैया इन्हें छोड़ो, ये जो 90,000 लोग जेल में रख दिए हैं इनका क्या करोगे। तो हम देखते हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जिसमें महात्मा गांधी एग्री करते हैं कि ठीक है कांग्रेस और वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और वाइसरॉय इरविन ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक तरीके से बिहाफ पर कहता है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हम उनको रिहा कर देंगे। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि इस दौरान सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को होल्ड पर कर दिया जाता है। सितंबर 1931 में गांधी जी लंदन जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, बट वहां पर भी गांधी जी को कुछ खास नहीं मिलता। अंग्रेज वही अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का वहां पर इस्तेमाल करते हैं। 1932 में गांधी जी वापस आ जाते हैं और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रीस्टार्ट कर दिया जाता है। अब इस पूरे मूवमेंट के दौरान हम क्या देखते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट करा, बट इस मूवमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी थे। जैसे कि बात करें अगर हम दलित और मुस्लिम कम्युनिटी की, तो इनका पार्टिसिपेशन कम था। मुस्लिम कम्युनिटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट लेती है बिकॉज ऑफ द खिलाफत इशू, बट यहां पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग काफी ज्यादा जो है मुस्लिम्स को एलियनेट कर देती है, अलग कर देती है किनसे? कांग्रेस से। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में उनका बहुत ही कम पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें इस मूवमेंट की, तो जब ये मूवमेंट 1932 में दोबारा शुरू हुआ तो चाहे बिजनेस कम्युनिटीज हो, चाहे पीजेंट्स हो, चाहे जाट हो, चाहे पाटीदार हो गुजरात के, इन लोगों का बहुत ही कम पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। साथ अगर फैक्ट्री वर्कर्स की भी हम बात करें तो सिर्फ नागपुर के फैक्ट्री वर्कर्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। बाकी वर्कर्स का यह मानना था कि भैया कांग्रेस जो है अब बिजनेस कम्युनिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट के क्लोज आ गई है और उनके डिमांड्स नहीं सुन रही है। और हम क्या देखते हैं कि जब मूवमेंट रीस्टार्ट हुआ तो बिजनेस कम्युनिटीज ने भी ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं करा जितना उन्होंने पहले किया था। तो ये थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिमिटेशंस जो हमें यहां पर देखने को मिले। इसी बीच क्या होता है कि सितंबर 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी या कहें ब्रिटेन भी उसके अंदर कूद पड़ता है। इसी कारण से कांग्रेस गवर्नमेंट जो है रिजाइन कर देती है, क्योंकि उनका मानना था अंग्रेजों ने हमारे से कोई सलाह नहीं करी। और हम देखते हैं कि भैया मार्च 1942 में
क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जाता है जब अंग्रेजों को लगता है कि इस टाइम पर हमें इंडियंस का सपोर्ट चाहिए वॉर के दौरान ज्यादा, क्योंकि हिटलर ने उनकी ऐसी तैसी करी हुई थी। तो हम देखते हैं कि भैया मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जाता है ताकि इंडियंस का सपोर्ट यहां पर मिल सके। और क्रिप्स मिशन जो है डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल देता है कि डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो डोमिनियन स्टेटस आप जानते हैं कि भैया हम पहले भी रिजेक्ट कर चुके थे। तो अगस्त 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी की लीडरशिप में स्टार्ट करा जाता है। कांग्रेस और गांधी जी यहां पर डू और डाई का नारा देते हैं कि भैया करो या मरो। और हम देखते हैं कि इसी के साथ आपके चैप्टर यहीं पर एंड होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट तक ही आपके चैप्टर में है। लास्ट में एक पार्ट आपको सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग देखने को मिलता है कि किस तरीके से भारत के अंदर लोगों के बीच में नेशनलिज्म का आइडिया या एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो सेंस है उसको डेवलप करा गया। तो देखिए, जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने धीरे धीरे इंडियंस के माइंड में यह फीड करा कि भारत जो है गुलामों का देश है, भारत का जो इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही डार्क है और अनसिविलाइज्ड है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे मूवमेंट के दौरान नेशनलिज्म जो इंडिया के अंदर हुआ, उस मूवमेंट के दौरान अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करा गया। जैसे कि अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता की पेंटिंग बनाई और लोगों को जोड़ने की कोशिश करी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम सॉन्ग लिखा और लोगों को भारत माता के आइडिया के बारे में एक तरीके से बताया। हम देखते हैं कि भैया फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स का इस्तेमाल करा गया लोगों को बताने के लिए, भारत के इतिहास के बारे में, भारत की नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करने में। ट्राई कलर फ्लैग का इस्तेमाल करा गया जिसको नेशनल आइडेंटिटी का सिंबल माना गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इतिहास, हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन करा गया। भारत के लोगों को बताया गया कि जैसा अंग्रेज कह रहे हैं ऐसा नहीं है, भारत जो है बहुत ही गौरवशाली देश है, भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली देश है। यह देश जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, यह देश महात्मा बुद्ध का है, यह देश चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य जैसे, चाणक्य जैसे लोगों का है। तो ये सब बातें यहां पर लोगों को बताई गई, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करी गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के अंदर कल्चर पर काम करा, लिटरेचर पर काम करा। नतेशा शास्त्री जी ने साउथ इंडिया के अंदर जो है फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया 4 वॉल्यूम्स की किताब लिखी ताकि लोगों को कनेक्ट करा जा सके। तो ये सब चीजों से लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने का काम करा गया। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स और फैक्ट्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की किताब 1909 में लिखी थी जिसमें उन्होंने नॉन कॉपरेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था कि अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना छोड़ दें तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो जाएगा भारत में रूल करना। तो हिंद स्वराज किताब 1909 में गांधी जी ने लिखी। 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित, बैकवर्ड क्लासेस के अधिकारों की आवाज उठाने के लिए डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को बनाया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी थी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए ताकि उनका पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करा जा सके। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से सीधा वापस आ गए थे, कुछ मिला नहीं था। और हम देखते हैं कि सितंबर 1932 में डॉक्टर BR अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ पूना की येरावड़ा जेल में, जहां पर गांधी जी थे। इस पैक्ट को पूना पैक्ट कहा जाता है, जहां पर डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को गिव अप करा और महात्मा गांधी ने यह एश्योर करा कि भैया जितने भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको लेजिस्लेचर के अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा ताकि उनका पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करा जा सके। 1920 में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान बिजनेस कम्युनिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट का बढ़ चढ़ के रोल हमें देखने को मिला था। तो उसकी तैयारी पहले से ही होती हुई हमें देखने को मिलती है। 1920 में द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बिजनेस कम्युनिटीज एस्टैब्लिश कर देती हैं। 1927 में फिकी को भी बना दिया जाता है और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का काम था कि बिजनेस कम्युनिटीज भारत के अंदर अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके, अपनी आवाज उठा सके ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तो यह था पूरा का पूरा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का, जिसको हमने यहां पर डिस्कस करा। एक भी पॉइंट हमने इसके अंदर नहीं छोड़ा है। अब बात आती है इस चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कि भैया क्या कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं एग्जाम में। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो कुछ 7 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को ये मिलते हैं जिनको आपको हर हाल में करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन होता है कि हाउ वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, एक्सप्लेन। तो अभी जो हमने डिस्कस करा,
बातें आपको बतानी है कि कैसे अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करा गया। देन दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द इंप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भारत में क्या कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस क्रिएट होते हुए हमें देखने को मिले, वो आपको यहां पर बताना है। तीसरा आ जाता है, एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अमंग द डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अलग अलग तरीके से लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट करा, वो आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया बाय ज्वाइनिंग खिलाफत इशू, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एनी 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो गांधी जी ने खिलाफत इशू का साथ क्यों लिया मूवमेंट शुरू करने के लिए नॉन कॉपरेशन, वो आपको बताना है। देन आता है कि द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। तो इकोनॉमिक फ्रंट पर कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के हमें इफेक्ट्स देखने को मिले, तो बताना है कि इंपोर्ट्स आधे हो गए थे, फॉरेन गुड्स का बायकॉट करा गया था, ये सब बातें हमें लिखनी है। देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग था, तो आपको बताना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करने की बात करी गई थी, स्वराज की डिमांड करी गई थी। वहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कॉलोनियल लॉज को ब्रेक करा गया, वायलेट करा गया और पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई, और बाकी पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं। देन आता है लास्ट, मीनिंग ऑफ स्वराज वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट करा, क्योंकि उनके लिए स्वराज का मतलब अलग था, वही सब बातें आपको इसमें बतानी है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नेशनलिज्म इन इंडिया के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल के ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स के अंदर जरूर पूछिएगा। और देखिए, मैं जानता हूं, मैं पूछता हूं, मैं समझता हूं कि काफी सारे लोग अनसोशल एलिमेंट्स आएंगे, उल्टी सीधी बातें कमेंट्स के अंदर लिखेंगे, बट आपको डटे रहना है, आपको बने रहना है और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी है। जो चीजें आपको हमसे चाहिए उसको आपको बताना होगा, लिखना होगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगला कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।